अमेरिका ने नेहरू साहब को ऑफर की थी कि आप यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाइए, जहाँ पे लड़ाई होनी है फिजिकल, वहाँ पे हमारी सुपीरियरिटी है, कोई डाउट एच है। अगर उसको रीफ्यूल करके लाएंगे इंडिया के खिलाफ उस जहाज को, तो एलएसी पे पहुंच जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। अगर हम चाइना को 15-20 साल और दे देते हैं, तो 15-20 साल बाद जब दोबारा आएगा ना इधर, जैसे आज आया, तो अब इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक एपिसोड में। इसमें हमने आपको अभी पहले एपिसोड में ये बताया कि क्या इतिहास है चीन और हिंदुस्तान के रिश्तों का, क्यों चीन जो है हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझता है। लेकिन अब हम जो अभी ताज़ा हालात हैं चीन के साथ, उस पर चर्चा होगी और हम जानेंगे कि अभी जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947 के बाद, उसके बाद क्या ऐसे इवेंट्स हुए कि जिसके बाद तनाव पैदा हुआ चीन के साथ, और अभी भी वो तनाव कम नहीं हुआ है। इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ कर्नल अजय रैना एसएम मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल अब आपसे ये है, आपने काफ़ी अहम जो है हमें जानकारी दी, जिसमें बताया आपने कि इतिहास चीन के साथ हिंदुस्तान का कैसा हुआ। लेकिन अब मुझे ये जानकारी चाहिए कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947 के बाद, उसके बाद क्या ऐसे इवेंट्स हुए और ये जो तनाव पैदा हुआ हिंदुस्तान और चीन के बीच में, इसकी वजूहत क्या थी? जी शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हम लोग ब्रिटिशर्स के नीचे थे जी, आज हम ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडली हैं जी। चाइना को ये बात शायद समझने में कुछ प्रॉब्लम है कि 47 से पहले जो भी हुआ, इंडियन ट्रुप्स या इंडियन जो वहाँ गए वो ब्रिटिश हुकूमत के ऑर्डर्स पे गए, हम गुलाम थे। बिल्कुल। अब उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना का कोई सेंस नहीं बनता। एनीवेज, अभी हम आते हैं आज़ादी के बाद का। तो आज़ादी के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रिकॉर्डेड है, सबको पता है, काफ़ी एफर्ट किए चाइना के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए। उस टाइम अगर आप देखा जाए तो चाइना जो था वो एक अलग हमसे दूर था। हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ था, बिकॉज 1914 में, उससे आज़ादी से पहले, ब्रिटिशर्स का एक समझौता हुआ था शिमला में, जिसमें कहा गया था आउटर चाइना की बाउंड्री इंडिया के साथ टच करेगी, आउटर तिब्बत की बाउंड्री, और इनर तिब्बत जो है वो चाइना को टच करेगा, और बीच में तिब्बत एक बहुत बड़ा कुशन था। उस एग्रीमेंट पे इंडिया ने साइन किया, ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से साइन किया। चाइनीज़ का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने इनिशियल किए, साइन नहीं किए, और तिब्बत का जो रेप था उसने साइन किए। तो वो बाद में चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया। अब आते हैं हम 47 के बाद। तो नेहरू जी ने बड़ी कोशिश की, हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन्स हुए, और 1949 में क्या हुआ कि चाइना में तख्ता पलट हुआ। जो वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी उसको निकाल के ताइवान जो बन गया उसको बाहर निकाला गया, और सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उनकी सरकार आई माओ साहब के नीचे। माओ साहब और नेहरू जी के संबंध नेहरू जी ने बड़ी कोशिश की अच्छे बनाने की। 1949 में नेहरू साहब गए हुए थे अमेरिका में प्रेसिडेंट को मिलने। उसी टाइम माओ साहब पहुंच गए रशिया में रशियन प्रेसिडेंट को मिलने। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, 2 सुपर पावर थी, अमेरिका एंड रशिया। तो जब ये दोनों देश में 2 प्रेसिडेंट्स है, 2 प्राइम मिनिस्टर या 2 उनका चेयरमैन मीटिंग कर रहे थे, तो रेडियो पिकिंग ने, चाइना का जो ऑफिशियल रेडियो था, उसने ऐलान कर दिया कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसने डिसीजन लिया है कि हमारी आर्मी जो PLA उसको यूज़ करते हुए हम वो सारे हिस्से अपने वापस लेंगे जिस जो हमारे हैं। और ये जो बात थी बेसिकली एक इंडिकेशन था कि चाइना का इंटेंट क्या है। हम लोग उसको नहीं समझ पाए। हमने बोला भाई हम तो बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं तो ठीक है। उसके बाद PLA ने आके तिब्बत के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जो कि चाइना को टच करते थे और जो एक्चुअली तिब्बत के कंट्रोल में नहीं थे, उन पे 1949 में आके कब्जा कर लिया। उसके बाद 1950 में से कोरियन वॉर शुरू हुई। तब चाइना और रशिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। रशिया ने अपना एक नया एयरक्राफ्ट बनाया था मिग, जो अभी भी चल रहा है, इंडिया में भी है। उनको टेस्ट करना था। चाइना को उन्होंने परमिशन दी। चाइना ने नॉर्थ कोरिया के इन्विटेशन पे उस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और मिग्स को फ्लाई किया उस वॉर में। तो रशिया वालों को अपना एक टेस्ट मिल गया फ्री का, बिना इन्वॉल्व हुए। उसके बाद 1953 में तिब्बत में चाइना ने अंदर घुसना शुरू कर दिया। पहले तो फ्रिंजेस पे था। उसमें एक इंस्टांस हुआ था जब वो मिग उन्होंने तिब्बत के ऊपर से फ्लाई किए थे। उन दिनों में अमेरिका ने नेहरू साहब को ऑफर की थी कि आप यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाइए, क्योंकि उस टाइम 2 सुपर पावर थी, रशिया एंड अमेरिका जी, और बाकी जो फ्रांस और इंग्लैंड ये सब लड़े थे, तो वो तो थे ही मेंबर्स।
अब हमारे यहाँ कहानी चलती है कि नेहरू जी ने कहा कि हमें नहीं बना दो चाइना को, नो, ऐसा नहीं था। नेहरू जी ने मना कर दिया, बोला मैं अमेरिका के साथ में नॉन अलाइन रहूँगा। तो वो जो 5th वैकेंसी उनको वोटिंग के लिए करनी थी वो चाइना के पास चली गई। 1959 में दलाई लामा जी उठे और जब काफ़ी बढ़ गया इशू तो वो इंडिया आ गए जी। उसके बाद इंडिया चाइनीज रिलेशनशिप और ख़राब होने शुरू हो गए। 1962 में जैसे आपने कहा वॉर हुई जी, जिसमें ना तो हम प्रिपेयर्ड थे ना हमारी आर्मी की वहाँ प्रेजेंस थी नॉर्थ ईस्ट में, रातों रात हमें वहाँ भेजा गया। वो एक फियास्को था जिसमें हर जवान ने अपने लेवल पे पूरी कुर्बानी दी जी। उस लड़ाई को अगर हम एक वर्ड में एक सेंटेंस में बोलें तो वो एक पॉलिटिकल फेलियर था जी, बिल्कुल, वो आर्मी का फेलियर नहीं था। बिल्कुल। उसके बाद कुछ साल के बाद 1967 में नथुला और चोला वहाँ पे एरिया है वहाँ पे हुआ था जहाँ पे फिर इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी की काफ़ी अच्छी तरह से खबर ली थी जी। और उसके बाद फिर चाइना के साथ हमारा कभी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जी। राइट। अभी जो जून के महीने में हमारा अभी गलवान वैली में हुआ उसके बाद जितने भी हुए वो हमारा शो ऑफ स्ट्रेंथ कर करके जी। डोकलाम जैसे आप कह रहे थे 2017 में उसमें भी हमारी कहीं पुश शव तक की जी। ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कभी भी 1967 के बाद जिसमें कि एक दूसरे को मारने पे आ जाए जी। और उसके अभी जो 62 के बाद बीच में क्या हुआ था कि चाइना ने पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के या पाकिस्तान तो आई टोल्ड यू इज 24th प्रोविंस ऑफ चाइना, उन्होंने हमारा जो शक्सम वैली थी, शक्सकम वैली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान इलाके का है, वो 47 से नजायज़ ऑक्यूपेशन में चाइना पाकिस्तान के, वो वैली उन्होंने गिफ्ट कर दी चाइना को। उसमें 250 ग्लेशियर हैं। फ्रेश पानी का दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स वो है। अच्छा। वो क्यों है वो हम बाद में देखेंगे क्यों चाइना को वो चाहिए था। चाइना को 1963 में गिफ्ट कर दी। उसके बाद आप देख रहे हैं जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमारा रिलेशन रॉकिंग ही रहा है। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन चाइना ने अपना जो उनका मकसद था तिब्बत को कैप्चर करना, उनको मकसद था फ्रेश वाटर का सोर्स लेना, उनका मकसद था पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाना इंडिया के खिलाफ, वो करता रहा और हम लोग ही बहकावे में आते रहे। सर जिस तरह से आपने बताया कि 1962 और 67 के बाद जो है ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया चीन के साथ, लेकिन हाल ही में देखने को मिला कि जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी आया गलवान घाटी में। वहाँ पे जो चाइना और इंडियन आर्मी है वो आपस में जो है उनका संघर्ष भी हुआ और उसमें कुछ लोग शहीद भी हुए। तो ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? काफ़ी सारे पॉलिटिशियन हमारे कंट्री में स्पेशली अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया, हमने 35AL हटा दिया जी, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम अपना पूरा JNK के वापस लेंगे, जिसमें अक्साई चीन जो चाइना के पास है, सक्षम वैली जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है वो चाइना के पास है, तो उसके लिए चाइना ने रिएक्ट किया जी। गलवान का इंसिडेंट ऑफ कोर्स एक टेक्टिकल इशू था, वो एक बड़ी चीज़ों में बड़ी छोटी चीज़ है, अदरवाइज अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट था। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पे देखते हैं तो ये ना 370 के कारण हुआ ना 35A के कारण हुआ है। इसके दो हमें पहलू देखने पड़ेंगे। पहला पहलू है इंडिया चाइना, दूसरा पहलू है इंटरनेशनल। जहाँ तक इंडो चाइना का संबंध है तो हम सब जानते हैं कि CPEC एक 40 बिलियन तो इन्वेस्ट हो चुका है। 50 बिलियन का प्रोजेक्ट है चाइना का जो कि पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर है। जब इंडिया ये कहता है कि हमने अपना एरिया वापस लेना है, गिलगित बल्तिस्तान वापस लेना है, तो उनका जो कॉरिडोर है उसका बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। तो चाइना को ये पता है कि अगर ये कुछ करेंगे तो उसका वो जो प्रोजेक्ट है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब उस प्रोजेक्ट की अहमियत ये है कि चाइना दो चीज़ें बहुत इंपोर्ट करता है, एक सेमीकंडक्टर्स और दूसरा चिप, जिसको चिप कहते हैं, चिप और सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा ऑयल। ऑयल जो है मिडल ईस्ट से आता है। 45 डेज की जर्नी है जब वो ईरान इराक उस इलाके से निकलता है तेल का टैंकर और चाइना के कोस्ट पे पहुंचता है, ईस्ट चाइना शोर पे। बीच में मलाइका स्ट्रेट आती है जो कि एक्चुअली इंडिया के नाक के नीचे है और वो इतनी नैरो है कि अगर इंडिया चाहे उसका वहीं पे ऑयल के पूरे टैंकर को वहीं पे रोक सकता है। उसके बाद अगर वो ऑयल बंद हो जाता है तो चाइनी इकोनॉमी जो चल रही है एकदम से हॉल्ट पा जाएगी। तो उसको इसकी सेफ्टी भी चाहिए। तो ये 45 दिन की जर्नी है, इसके बदले में अगर CPEC पूरा बन जाता है तो ये जर्नी उसकी 14 डेज में पूरी होगी। वो टैंकर चलेगा, अपने पोर्ट पे पहुंचेगा पाकिस्तान में और वहाँ से 14 डेज में वो चाइना में एंटर करेगा। तो 45 डेज, हाँ, उधर 12,000 किलोमीटर, इधर कुछ 3,000 किलोमीटर। तो उसका जो एम्बिशन है उसका और उसमें जो इन्वेस्टमेंट गई है, और लोग कहते हैं कि बहुत इन्वेस्ट कर दिया चाइना ने, इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया। प्लस चाइना का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है सेविंग, जो शिप जब चलने बंद हो जाएंगे, वो $70 बिलियन एक साल का है।
तो $50 बिलियन एक बार लगा रहा है, लेकिन आने वाले सालों में $70 बिलियन पर ईयर कमाना चाहता है। हाँ। एक उसमें अड़ंगा हुआ। दूसरा, इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया। जो रोड्स और जो चाइना तो शुरू से कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे। 2014 के बाद एक अग्रेसिवली इंडिया ने शुरू किया। बिल्कुल। चाइना को ये भी समझ आ गई कि इंडिया में अभी जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई है। डिफेंसिव के बदले में अभी हम ये ऑफेंसिव। दौलत बेग ओल्ड जो हमारा जो निर्माण हुआ है सड़क का, वो भी इसका एक हिस्सा है। उसका एक हिस्सा है। लेकिन आज आप अगर चाइना पर इंडिया को देखते हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि साउथ चाइना सी में अमेरिका बैठा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई थ्रेटन कर रहा है। वो इसलिए हुआ कि 2016 में एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट हुआ। अमेरिका का एक सबसे बड़ा जो डिस्ट्रॉयर है शिप, उसका $5 बिलियन का वो शिप था, और वो पनामा कैनाल में सेल कर रहा था 2016 में। उस टाइम एकदम से वो शिप इमोबिलाइज हो गया, मतलब चलते चलते रुक गया। उसका नाम था USS जुम्बाल्ट। 3 दिन के अंदर ब्रिटेन का सबसे बड़ा जहाज HMS डनकन वो भी सीज हो गया। जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इन दोनों का जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो दोनों, जैसे गाड़ी का इंजन होता है, वो नकारा हो गया। जब उसको और इन्वेस्टिगेट किया गया, दोनों में कॉमन कॉज आया कि उसकी कुछ एक चिप थी जो उड़ गई थी। वो चिप क्यों उड़ी? एक आजकल जो लेटेस्ट अटैक करने का तरीका EMP कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अभी गोलियों वाला ज़माना ख़त्म हो रहा है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स किसी चीज़ पे टारगेट करके मारेंगे तो उस इलाके का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सब तबाह हो जाएगा। अब इतना जो $5 बिलियन के जहाज़ हैं, जो HMS डनकन है उनका, वो बना इसी तरीके के लिए कि EMP होगा, उनको पता है। तो उन्होंने उसको सेफगार्ड किया हुआ था, हार्डन किया हुआ था, फिर भी हो गया। तो पता चला जो हुआवे के जो चिप्स है उसके अंदर, जो चाइनीज़ कंपनी के थे, वो ही उड़े। तो चाहे आपके पास 1000 लिंकेजेस हों, उसमें एक वीक लिंक जो था वो चाइना का था, हुआवे का। तो अमेरिका ने एकदम से चाइना के ऊपर एनिमी एक्ट लगाया और सारे अपने जो पार्टनर्स हैं उनको बोला कि चाइना को अब चिप देने बंद कर दो। ताइवान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर है, और चिप में एक चिप बनाने में कोई 1000 लीटर फ्रेश वाटर लगता है। चाइना के ताइवान में क्या कुदरत की देन है कि वो वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एक कंट्री को देखें तो वैसे चेरापूंजी में होती है, हाँ। लेकिन अगर कंट्री को देखें, ताइवान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ताइवान 96% जो पानी उसको रिसाइकिल करता है। तो वो बंद हो गया। अब सडनली चाइना को लगा कि अब मेरे को अगर चिप ही नहीं मिलेगी तो जो चाइना की इंडस्ट्री चलती है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, सब कुछ सब खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको अभी चाहिए पानी, जिसके लिए शक्सम वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए इंडस जो दरिया है, जो बल्तीस्तान से, लद्दाख से होकर बल्तीस्तान से निकलता है, उसका पानी अभी ये डैम करके वापस चाइना भेजना चाहते हैं। बिकॉज चिप बनाने के लिए रेत चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है। तो हमारे गिलगित बल्तीस्तान के उस तरफ, जहाँ पामीर रेंज के काराकोरम के उस तरफ जो चाइना है, उसमें डेजर्ट है। तो ये अभी इशू हो गया। अमेरिका को लगा कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, इंडिया अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लुक आफ्टर कर रहा है जी, और चाइना को लग रहा है कि सडनली मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। तो इसलिए वो एग्रेसिव पोस्चर लेके इंडिया के खिलाफ उठ के आया। गलती चाइना से अगर कहें ये होगी कि साथ में कोविड हो गया। अगर ये कोविड ना हुआ होता और दुनिया चाइना के खिलाफ ना हुई होती, और वो जो डनकन और उसके ऊपर जो उन्होंने अटैक किया शिप्स के ऊपर, वो ना हुआ होता, तो इंडिया और चाइना आज आइसोलेशन में खड़े होते, तो इक्वेशन में बड़ा ज़्यादा फर्क होता। अच्छा। लेकिन अभी जो चाइना है उसके 100 दुश्मन हैं, और सारे दुश्मन जो हैं वो चाइना से लड़ने के लिए तैयार हैं। ताइवान देख लो, जापान देख लो, अमेरिका। तो ये सिचुएशन जो है, ये 2-3 रीज़न के कारण है। 370 ये तो वो कहने की बात है, इसके कारण। आपने काफ़ी अहम कहा कि साउथ एशियन सी में जो है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर देखा जाए तो चाइना के जो संबंध हैं अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो कुछ खास अच्छे नहीं है। अगर एक पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एक आइसोलेशन में वो है, लेकिन ऐसे में जो तनाव पैदा हुआ है हिंदुस्तानी सेना में, और जो पाकिस्तान की पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है, उनमें एक तनाव जो पैदा हुआ, और हमारे जो जवानों ने उनको एक अच्छा जो है जवाब भी दिया गलवान घाटी में जो तनाव पैदा हुआ था जब। तो लेकिन हम कंपैरिजन पे आते हैं। कंपैरिजन अगर हम करते हैं हिंदुस्तानी फ़ौज की और जो पाकिस्तानी जो है लिबरेशन आर्मी है, तो कहाँ बैठती है हिंदुस्तानी सेना? पीपल लिबरेशन आर्मी जी। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स, फ्यूचर वॉर्स में एयरफोर्स का बहुत रोल है। नेवी हम निगलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में खास करके नेवी का बहुत बड़ा रोल है जी। इन दोनों में उनका बहुत, चाइना का एज है हमारे ऊपर, कोई डाउट नहीं। ऑलमोस्ट 4 गुना एयरफोर्स है
लेकिन पॉइंट ये होता है कि आपके पास, कहते हैं ना कि आपके पास बैंक में करोड़ रुपया पड़ा है और आपको पुलिस वाले ने रोड पे पकड़ लिया और चालान काटा 100 रुपये का, तो वो 100 रुपये जेब में होना चाहिए ना, आप उसको चेक तो नहीं दोगे ना। इसी तरीके चाइना के पास फौज भी बहुत बड़ी है, एयरफोर्स भी बहुत बड़ी है, नेवी भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इंडियन आर्मी के साथ फेस टू फेस चल रहा है लद्दाख में, उसमें उसको 2 इश्यूज़ हैं। पहले चाइना ने तिब्बतियन को कभी अपनी आर्मी में नहीं रखा, उनको विश्वास नहीं है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी को छोड़ के वो उनके नहीं है। 3000 किलोमीटर दूर से उन्होंने, जो जैसे आपने कहा, बच्चे सिंगल चाइल्ड वाले बच्चे जो एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में पैदा पले हुए लाडले हैं और ज़बरदस्ती लाते हैं, वॉलंटियर नहीं है, उनको लेके आप आए। इधर इंडियन आर्मी है जिसमें लद्दाख स्काउट से लेके गढ़वाल स्काउट से हमारे स्काउट बटालियन जो लोकल जिसमें होते हैं, फिर हमारे ट्रुप्स हैं जो सियाचिन में लड़ चुके हैं, आई मीन लद्दाख में कितने सालों से फौज है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे लड़ाई होनी है फिजिकल, वहाँ पे हमारी सुपीरियरिटी है, कोई डाउट एज है। टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली चाइना हमसे बहुत आगे है, लेकिन फिर हमें वही बात आती है कि आप चाइना और इंडिया को आइसोलेशन में मत देखिए। आप देखिए कि चाइना को घेर के पीछे से यूएसए भी बैठा है, उधर बाकी नेशंस भी उसके खिलाफ हैं। पूरी वर्ल्ड की इस टाइम जो ओपिनियन है चाइना के खिलाफ है। पाकिस्तान को छोड़ के और नॉर्थ कोरिया और कुछ हद तक ईरान, ये तो मैटर ही नहीं करते। तो यस, अगर हम नंबर गिनने पे आएंगे हम बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजिकली हम पीछे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में देखेंगे, उनकी जो एयरफोर्स है उसके जो बेस्ट जहाज है उनका, जिसको स्टेल्थ कहते हैं, वो J-20 वो है नहीं स्टेल्थ, वो तिब्बत में लैंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जहाज को बनाना एक चीज़ है, उसको लैंड कराना भी एक चीज़ है, लेकिन जब वो लैंड करे उसको रिफ्यूल करना, उसको दोबारा उसमें अम्युनिशन भरना, उसके लिए फैसिलिटी चाहिए होती है। तिब्बत में कहीं नहीं है। अगर उसको रिफ्यूल करके लाएंगे इंडिया के खिलाफ उस जहाज को, तो LAC पे पहुंच जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा, उसका खत्म हो जाएगा फ्यूल। तो हाँ, उसको अगर चाइनीज़ पायलट ने इंडिया में आना तो बात अलग है। तो उसका जो बल्क ऑफ जो सुपीरियर एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे आ नहीं सकते। ऊपर से एल्टीट्यूड इतना ऊंचा है 4000 4500 मीटर तिब्बत का, कि वहाँ से जो टेक ऑफ करते हैं तो बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन एंड लो प्रेशर वो अपना पूरा आर्मामेंट और फ्यूल लेके चल ही नहीं सकते। हमारे जहाज पंजाब से टेक ऑफ करेंगे, जम्मू से टेक ऑफ करेंगे, श्रीनगर से करेंगे, हम फुल स्ट्रेंथ, फुल फ्यूल आर्मामेंट के साथ जाते हैं। तो हमारा एक जहाज उनके 4 जहाज के बराबर पड़ता है। तो वो जो 4 और 1 की जो हमारी रेशियो वो है तो वैसे न्यूट्रलाइज होगी। बीच में चाइना ने स्कार्दू में कोशिश की थी, स्कार्दू एयरफील्ड में आने की कोशिश की, वही 2 फ्रंट वॉर। स्कार्दू भी हाई एल्टीट्यूड में है, नीचे चाइना जा नहीं सकता। अगर चाइना अपने जहाज को पाकिस्तान में लेके जाए, मेन पाकिस्तान में, तो वहाँ अमेरिका के F-16 डिप्लॉयड हैं, और अमेरिका के जहाँ F-16 डिप्लॉयड हैं वहाँ वो किसी चाइनीज रशियन इक्विपमेंट को नहीं आने देंगे। अगर लाया जाएगा तो अमेरिकन बैठे बैठे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से ही F-16 को डिसेबल कर देंगे। तो ये सुपीरियरिटी है कागजों में, जब होगा तब देखेंगे, बट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जो आपने काफ़ी अहम कहा कि J-20 उनकी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें भी कुछ लैक्यूनस हैं कि वो जो है हाई एल्टीट्यूड पे उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जो राफेल आया है हिंदुस्तान के पास, अपाचे हेलीकॉप्टर आया है, क्या उनमें वो स्ट्रेंथ है? क्या वहाँ हम एज लेते हैं? ना सिर्फ राफेल तो बहुत सुपीरियर है। हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, मिराज हैं, जगुआर हैं, मिग हैं, क्योंकि हम जब टेक ऑफ करेंगे यहाँ से फुल फ्यूल के साथ और फुल आर्मामेंट के साथ करेंगे, और वो जो उनका बेस्ट एयरक्राफ्ट पहले पहुंच ही नहीं पाएगा तिब्बत। जो बाकी नंबर 2-3 वाले हैं, जब वो तिब्बत पहुंचेंगे तो उनके पास हथियार 1/4 होंगे। जिसको 4 मिसाइल लेके चलनी थी वो 1 लेके चल रहा है, हमारे वाला 4 लेके चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप लोड में भी कमी होगी तो उसकी जो इफेक्टिव जो है क्षमता उसमें भी कमी आ जाएगी। बहुत आपने एक अहम बात कही। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि ठीक है, हमने कंपेरिजन भी देखा, और उसके बाद अब जो है जो तनाव को देखते हुए भारत की जो है अभी इस तनाव को कम करने की रणनीति होनी चाहिए, या क्योंकि चाइना ने अभी हाल ही में जो उनके बयान आए हैं वो उन्होंने कहा है कि भारत के पास एक मौका है। क्या भारत को ये मौका किस दिशा में देखना चाहिए? क्या अपने संबंध अच्छे करने चाहिए, या चाइना पे विश्वास जैसे आपने कहा नहीं करना चाहिए, वैसी ही पॉलिसी अपनानी चाहिए? देखो, जब आपको बॉटम लाइन पता है कि आपने चाइना पे विश्वास नहीं करना, और आपको ये भी पता कि बड़े आपने दोस्ती करके देख ली, कुछ मिला नहीं, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम, हाँ संबंध अच्छे हों, अच्छी बात है, लड़ाई किसी को फेवर नहीं करती। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड फौजी हम लोग होते हैं, घरों में डेड बॉडीज आती हैं, खानदान खत्म हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छा बनने के चक्कर में नुकसान करा लें। आज की डेट में पेंगोंग त्सो के जहाँ पे फिंगर 4 पे बैठे हैं, उसके आगे जो पहाड़ी ऊपर को जाती है नॉर्थ में, उसके ऊपर हम बैठे हैं। पेंगोंग के साउथ में जो चुशूल एरिया है, स्पंगर गैप है, वहाँ पे हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो हम क्यों छोड़ें? क्योंकि
चाइना को आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बट दूसरा ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि अगर होनी तो भी हो जाए। इस टाइम चाइना गिरा हुआ है चारों तरफ से। अगर हम चाइना को 15-20 साल और दे देते हैं तो 15-20 साल बाद जब दोबारा आएगा ना इधर जैसे आज आया है, तो अब इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोविड-19 के बाद भी जो है जो छवि थी एक चीन की, वो धूमिल हुई है, दुनिया में धूमिल हुई है। अब दुनिया के तमाम जो देश है वो मानते हैं कि चीन की कहीं ना कहीं गलती थी, जिसका खामियाजा जो है पूरे दुनिया ने भुगता भी है। तो ऐसे में अब क्या भारत को अब एक ऐसा स्टांस लेना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए चीन के खिलाफ? अगर जैसे हम पहले एक्टिव थे, अब प्रोएक्टिव होना होगा। नहीं, हम ऑलरेडी हमारा स्टांस काफ़ी स्ट्रांग है, और जैसे मैंने कहा कि जो हाइट्स हमारे पास हैं, हो सकता है, मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर है, एलसी है और ये एलएसी थी। फ़र्क ये था कि एलसी पे हम बैठे होते हैं आमने सामने, एलएसी में हम नहीं बैठे हुए थे, एलएसी डिफाइंड ही नहीं थी। अब ये होगा, मुझे लग रहा है कि लद्दाख में खास करके जहाँ हम बैठे हुए हैं, वहीं पे हम लोगों को शायद काफ़ी देर बैठना पड़ेगा। हम हटेंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे, ये हट के वापस नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता, कोई नहीं कह सकता कल को क्या होगा। हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बना के रखना पड़ेगा। चाइना के खिलाफ मैंने कहा पूरी दुनिया खिलाफ है, ये सही टाइम है, जो भी सेटलमेंट होनी है अब हो जाए, चाहे लड़ाई से हो कैसे हो। आज से 10-15 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कहा आपने, क्योंकि जो इस वक्त भारत जो है फिंगर 4 जो है वहाँ पे मौजूद है और हमारा एज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी बात कही कि वो पाकिस्तान की ज़मीन को भी इस्तेमाल कर सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ। उस थ्रेट को कैसे देखना होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटेस्ट है इस वक्त तनाव है, ऐसे में पाकिस्तान की भी कोशिश यही है, क्योंकि उसको भी एक डर है कि पीओके जब लेने की बात होती है तो उसमें एक्साइज चीन भी होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास भी एक बात है कि वो चीन को समझा सकता है कि देखिए थ्रेट अगर हमें है आपको भी है। तो वो जैसे हम कहते हैं कि दोनों एक साथ हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही खिलाफ था और जो चीन है अब वो उसका फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। इस थ्रेट को कैसे हम देखेंगे? चाइना और पाकिस्तान हमेशा से दोस्त थे जी। 62 में जब चाइना ने इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, चाइना ने ऑफ़र किया था पाकिस्तान को कि भाई आगे तुम कश्मीर ले लो, उनसे नहीं लिया गया। 65 में ट्राई की तो मार खाई, 71 में पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, चाइना उनकी हेल्प करने नहीं आया। तो हमने शुरू से ही, मतलब ये तो ना समझी वाली बात है, कोई अगर कहे कि मैं पॉलिसी मेकर हूँ, मैं कहूँ ये अलग अलग थ्रेटन हो। 2 फ्रंट वॉर एक रियलिटी है जिसकी हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट हम बात कर चुके हैं पहले पिछले एपिसोड में। तो ये हमारी फ़ौज गेयर्ड अप है, हमारे पॉलिसीज़ उस हिसाब से हैं, और पाकिस्तान कितनी हद तक चाइना को हेल्प कर सकता है मैं आपको बता चुका हूँ कि F-16 डिसेबल हो सकते हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी खुद कहाँ जा रही है सबको पता है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस आज खतरे में है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया कैपेबल है दोनों को हैंडल करने के लिए, और विद जो अलायंस बने हैं अभी उससे हम काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं अभी। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से कर्नल अजय रैना ने हमें बताया, बहुत काफ़ी अहम जानकारियां जो है हमें दी हैं, और ये उससे साफ हो जाता है कि चीन अभी भी हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझता है और चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि जो उनकी सेना है वो किसी भी हद में जो है किसी भी लेवल पे हिंदुस्तानी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती है कन्वेंशनल वॉर में, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकली जो अगर देखा जाए कोविड-19 के बाद जो है चीन की छवि धूमिल हुई है और उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को उठाना चाहिए। ये सही वक्त है जब चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।